हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 या 4 की जो यूनिट 1 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो मैंने टॉपिक लिया है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्योंकि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सारे रूल्स हो गए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको इसका सीएफ इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ चलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे मेन बात क्या है कि सीएफ इसका निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनती है। अगर नॉन होमोजीनियस आ गया एग्जाम में तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है पूरी तरह प्रॉपरली, कि हम किसी को किसी से रिप्लेस कर पाए। जैसे हर जगह आपने अभी तक देखा होगा, ऑर्डिनरी में भी हम डी को रिप्लेस कर देते थे, यहाँ पे भी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने देखा हम डी को रिप्लेस कर देते थे। लेकिन नॉन होमोजीनियस में आप नहीं रिप्लेस कर पाओगे। तो यहाँ पे दो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। पहला चैलेंज आता है कि डी के फॉर्म में ही ले जाके उसको सॉल्व करना है। दूसरा चैलेंज, कई बार फैक्टर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा जब तक ये वीडियो मेरे चलेगी, सीएफ की और पीआई की डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बेटे कि हाँ कैसे हमें करना है, कैसे फैक्टर करने हैं, कैसे क्या होना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ, रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ, फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, कंसीडर द इक्वेशन। मान लीजिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, फाइव डी डी डैश जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपकी कोई इक्वेशन है जिसमें राइट हैंड में एक्स वाई के फंक्शन और लेफ्ट हैंड में डी और डी डैश के टर्म्स हैं। ठीक है, और जेड है। तो फॉर सी एफ, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इक्वेशन इज फाइव डी डी डैश जेड इक्वल्स टू जीरो। आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइव डी डी डैश जेड इक्वल्स टू जीरो। अब आते हैं मेन रूल। ठीक, रूल वन, रूल वन, इफ, अगर फाइव डी डी डैश, ये जो आपका फाइव डी डी डैश है, ठीक, इसको अगर आप इस टाइप के फैक्टर में कन्वर्ट कर सके, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, इस टाइप के फैक्टर आ जाए, डी माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू, डी माइनस एम थ्री डी डैश माइनस ए थ्री, एंड सो ऑन, डी माइनस एम एन डी डैश माइनस ए एन। इस टाइप के फैक्टर बनते हैं ये जो जो डी डी डैश के टर्म है। देन आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, देन सी एफ इज इक्वल टू ई टू दावर ए वन एक्स। अंदर सारे निगेटिव हैं तो यहाँ आंसर में सारे पॉजिटिव होंगे, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स। ये पहले फैक्टर के लिए बना। फिर दूसरे फैक्टर के लिए ई टू दावर ए टू एक्स, दूसरे फैक्टर के लिए एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स। फिर तीसरे फैक्टर के लिए ई टू दावर ए थ्री एक्स, एफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। अब ध्यान से देखो, सारे फैक्टर के अंदर ए और एम निगेटिव है तो यहाँ सारे पॉजिटिव चल रहे हैं, यानी उल्टा चलना है। ई टू दावर ए एन एक्स, ठीक, एफ एन, एंड रूट्स हैं वाई प्लस एम एन एक्स। ये रहा आपका केस वन, रूल वन। अब यहीं पे हम रूल टू पे आते हैं।
रूल टू, मान लीजिए रूल टू में आपके कुछ फैक्टर, कुछ जो M1 M2 A1 A2 है ये सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ M1 इज इक्वल टू M2 इक्वल टू मान लो M आ गया, एंड M3 M4 बाकी सब कोई भी इक्वल नहीं है, या ऐसे लिख दो M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, एंड M3 M4 and so on Mn are distinct, यानी सारे अलग अलग हैं। एंड ऐसे ही A1 A2 ये A आ जाए, एंड मतलब दोनों ये एक साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली M1 रिपीट कर रहा है, ठीक है, नहीं तो फैक्टर अलग हो जाएगा ना, दोनों फैक्टर अगर कॉमन है, ठीक है, अभी बात समझ में, दो फैक्टर कॉमन आ जाए, एंड A3 A4 and so on An are distinct, देन उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या बनेगा? तब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा बेटे, e टू द पावर ax f1 y प्लस mx, a और m कितनी बार रिपीट हुए? दो बार, तो एक x लगा दो x e टू द पावर ax f2 y प्लस mx। अभी हम हर केस के हिसाब से न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्लस अब बाकी सब कुछ अलग अलग है तो उसके लिए कोई बात नहीं, e टू द पावर ax a3x, अब a1 a2 का काम हो गया, m1 m2 का काम हो गया, e टू द पावर a3x f3 y प्लस m3x प्लस एंड सो ऑन e टू द पावर anx fn y प्लस mnx। पहले एक साथ रूल लिख लेते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा, वापस लाऊंगा यहाँ पे, आप अभी लर्न करते चले। अब रूल 3, थर्ड रूल क्या है? रूल 3 क्या कह रहा है बेटे? अब रूल 3 में क्या है बेटे? इफ एनी फैक्टर, अभी आप ध्यान से देखो, हर फैक्टर में डी को मैंने अकेला रखा है, डी का कॉफिशिएंट क्या रखा है? 1 रखा है। अब मान लो डी का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, तब क्या होगा? मान लीजिए मैं सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहा हूं, रिपीट के केस में तो तुम सीख ही गए होगे, एक्स लगाना है बार बार, 3 बार रिपीट करे तो एक और लग जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना? तो इफ एनी फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई फैक्टर इस फॉर्म का है कि अब मैं यहाँ पे डी के साथ कोई कॉफिशिएंट ले लेता हूँ, अल्फा डी माइनस बीटा डी डैश माइनस गामा, मान लो ये है, उस केस में क्या होगा? ठीक, देन CF फॉर दिस फैक्टर, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली फॉर दिस फैक्टर, फॉर दिस फैक्टर, बाकी फैक्टर के लिए तो ऊपर वाले रूल काम करेंगे, अगर एक सिर्फ एक फैक्टर इस टाइप का आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस फैक्टर वो क्या हो जाएगा बेटे? e टू द पावर, देखो अभी ax यहां की वजह से कर रहे थे, गामा की वजह से ना, तो ये हो जाएगा गामा बाई अल्फा एक्स, ये जो अल्फा है डी के साथ ये डिवाइड हो जाएगा हर जगह यहाँ पे, और यहाँ पर जो f1 था तो y के साथ आ जाएगा अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स, और कोई बात नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि ये जो डी के साथ अल्फा था ये यहाँ पे माइनस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बीटा और गामा हटा दे रहा हूँ, रुको और अच्छा हो जाएगा, रुको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नई चीज क्या है तो बीटा और गामा ही हटा देता हूँ, बात ही खत्म, मैं सिर्फ एक नया टर्म जो एम, अब लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? अब तो आई थिंक अब आप श्योर हो गए होंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है? ए अपॉन अल्फा, अल्फा वाई प्लस एम एक्स, जैसा कि आप ऊपर करते चले आए हो, बस आपने क्या किया, यहाँ पर जो डी है अल्फा है वो ए के साथ डिवीजन में आ गया, जैसे यहाँ पर ए एक्स था, देखो ध्यान से जरा बेटे, यहाँ पे ए एक्स है तो
अल्फा डिवाइड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस अल्फा, अगर डी का कॉफिशिएंट है और यहाँ वाई अकेले था तो यहाँ अल्फा लगा दिया वाई के साथ, बस। ठीक, चलिए कुछ नया नहीं है ये। अब आते हैं हम रूल 4 पे। रूल 4 क्या है आपका? इफ एनी फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, अब मान लो डी गायब है, तब क्या करोगे? नहीं यार सॉरी, बीटा नहीं लगाऊंगा, मैं एम लगाऊंगा, तुम लोग बीटा से कंफ्यूज हो जाओगे। मान यही लेते हैं, पुराना वाले लेके चलेंगे। डी गायब है, एम डी डैश माइनस सी, मान लो इस फॉर्म में है, जैसे यहां देखो ना, डी गायब हो गया, यहां देखो डी गायब हो गया, खाली एम डी डैश आ गया। ठीक, और माइनस सी, क्लियर? एम डी डैश माइनस सी का फॉर्म है, तब क्या होगा? देन जो आपका सी एफ बनेगा बेटे, सी एफ बन जाएगा, देन सी एफ फॉर दिस फैक्टर, फॉर दिस फैक्टर, इस फैक्टर के लिए सी एफ आपका क्या बन जाएगा? ए गायब हो गया, डी डी का टर्म गायब हो गया। ठीक है, तो अब आपको सी एफ लिखना है सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर के लिए, ई टू दावर, ई टू दावर ए, ए लिखते थे हम वहां क्या लिखते थे? ए एक्स, यहां पर ए वाई और डिवाइडेड बाई एम। अब पलट सर इसको ऐसे उल्टा देखो, ए वाई डिवाइडेड बाई एम और एफ ऑफ एम एक्स। आ गई बात समझ में? y प्लस एम एक्स लिखते थे, देखो ना पीछे बेटे, यहाँ पे y प्लस एम एक्स लिखते थे ना, ठीक, और यहाँ पे ए एक्स लिखते थे, तो एक चेंज क्या हुआ, y गायब हो गया, सिर्फ एम एक्स आ गया, और ए के साथ नीचे डिवाइड कर दिया एम, ए अपॉन एम, ठीक, y एफ ऑफ एम एक्स। अब रूल 5, इनको अगर कंपेयर करके ही याद करोगे तभी लर्न कर पाओगे, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, सब अलग अलग हैं। बस जैसे मैं आपको कंपेरेटिव स्टडी बता रहा हूँ ना, इससे कम, वन से कंपेयर किया, टू को, टू थ्री को कंपेयर किया वन से, इस तरीके से मेरे दिमाग में सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में चीजें। इफ मान लीजिए फैक्टर, मान लीजिए यही फैक्टर एम डी डैश माइनस ए एपियर, एपियर आर टाइम्स, मान लीजिए ये आर टाइम्स आ रहा है, मान लीजिए एम डी डैश माइनस ए एपियर आर टाइम्स, उस केस में आपका सी एफ क्या होगा? देन बहुत सिंपल, ई टू दावर, देखो बेटा ए अपॉन एम वाई तो हर एक टर्म में आएगा, वो लिख दो। अब आओ एफ वन एम वन एक्स, अब देखो वाई यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ डी डैश, प्लस एफ टू, सॉरी वाई लगेगा, वाई एफ टू एम वन नहीं बेटे एम, एफ वन एम एक्स प्लस वाई एफ टू एम एक्स प्लस वाई स्क्वायर एफ थ्री एम एक्स प्लस एंड सो ऑन वाई टू दावर आर माइनस वन एफ आर एम एक्स, ये हो गया। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से रिपीट करने के लिए, अब एक आखिरी रूल, सिक्स्थ रूल, परेशान हो रहे होगे कितने रूल्स हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। रूल वन, रूल टू अभी मैं रिवाइज कराऊंगा। मान लीजिए इफ फाइव ऑफ डी डी डैश, इसके फैक्टर ही नहीं हो पाए, कैन नॉट बी फैक्टोराइज, ये तो हमारे लिए वरदान होगा अगर ऐसा हो गया, कैन नॉट बी फैक्टोराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, ये तो वरदान है बेटा। देन आपका सीएफ क्या होगा? इज इक्वल टू समेशन ए
e to the power hx plus ky, and this can be obtained, कैसे निकलेगा? This can be obtained, this ना बोले, and the relation between h and k will be obtained by putting z equals to a e to the power hx plus ky in phi dt dash z equals to 0। बस इसमें क्या करते हैं, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो z आप लेट करोगे, लिखोगे लेट z equals to दिस वन, और फिर इस वाले में पुट कर दोगे पूरी इक्वेशन में। तो d का मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d डैश मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करोगे h और k का एक रिलेशन आएगा, बाकी यही मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और e का के वाई सॉरी, और e का डिफरेंशिएशन e ही होता है। बस बचेंगे h और k के टर्म। ठीक, अब मैं रिवाइज कराता हूं एक बार, रूल्स बहुत अच्छे से याद करो। देखो पहले वाले में ये देखो m1 d डैश m, ये सब आया e की पावर a1x, यहाँ निगेटिव साइन है तो r से यहाँ सारे पॉजिटिव आ गए। अब मान लीजिए इसमें m1 m2 इक्वल है और a1 a2 इक्वल है, यानी ये फैक्टर रिपीट कर रहा है, एक ही फैक्टर रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए बस आपको x लगा देना है और बाकी e की पावर ax f1y प्लस mx हो जाना है। तीसरा रूल ये था कि मान लीजिए d के साथ कोई फैक्टर है जिसमें d के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ d का कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ नहीं बेटे, ऊपर वाले में जो d का कोफिशिएंट है x a अपॉन अल्फा हो जाएगा और यहाँ y अकेला नहीं रहेगा, y के साथ अल्फा लग जाएगा। रूल 3 आसान है। रूल 4 d गायब हो जाए, तो d गायब हो जाएगा तो बाहर x बजाय y आ जाएगा, अंदर mx हो जाएगा, अंदर से y गायब हो जाएगा और a अपॉन m। अब यही अगर रिपीट कर रहा है तो e टू द पावर a अपॉन एम वाई बाहर f1 mx, क्योंकि y डोमिनेट कर रहा है ना, y लग जाएंगे, y स्क्वायर y की पावर r माइनस। अब छठा ये रहा, तो एज सच बहुत हार्ड नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सॉल्व r माइनस p प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटे आपको दी गई इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होगा। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, दी गई इक्वेशन r का मतलब पी क्यू आर एस टी आपको याद होना चाहिए, डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स टू, t का मतलब माइनस डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई टू, p का मतलब डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, q का मतलब सॉरी डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, q का मतलब डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इक्वल टू 0। ऑपरेटर फॉर्म में लिखो बेटे, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, सब कुछ पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं, डी माइनस डी डैश जेड इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने, तो यार हमेशा फैक्टर करते समय जो सिंगल वाले टर्म है इन पे फोकस करो। देखो जरा डी माइनस डी डैश, क्या यहां से डी माइनस डी डैश बन सकता है? यस बन सकता है। सो दिस इंप्लाइज डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, z इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज डी माइनस डी डैश कॉमन ले लो, यहां पे d प्लस डी डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। अब बेटे रफ में थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, लिख दो यहां पे, चाहो तो कोई नहीं काट रहा नंबर, कंपेयर द फैक्टर्स बाय डी माइनस एम, दो ही फैक्टर है ना, m1 डी डैश माइनस a1 इंटू डी माइनस m2 डी डैश माइनस a2। हालांकि ये एक्स्ट्रा काम है बेटे, आप चाहो तो ना करो, बस आज शुरू के कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ये येलो का मतलब एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वी गेट, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वी गेट, पहले फैक्टर से देखो जरा m1 की वैल्यू 1,
A1 की वैल्यू 0, दूसरे फैक्टर में देखो M2 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1। बस अब आप ये लिखना है, एग्जाम टीचर को तो ये मत चाहिए। हेंस CF इज इक्वल टू e⁻ A1x यानी 0x F1 y प्लस M1x प्लस e⁻ A2x माइनस x F2 y प्लस M2x। बस हो गया CF। सो दिस इम्प्लाइज e की पावर 0 1 होता है F1 y प्लस x प्लस e⁻ माइनस x F2 y माइनस x। और चूंकि सॉल्व लिखा है, नाउ पी आई राइट हैंड 0 है तो पी आई इक्वल टू 0, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो तुम्हारा z इक्वल टू क्या हो गया, F1 y प्लस एक्स प्लस e⁻ माइनस एक्स F2 y माइनस एक्स। ओके, आंसर। चलो एक और करते हैं न्यूमेरिकल। अब मैं फाइंड सी एफ आप लिखूंगा खाली, फाइंड सी एफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। हालांकि मोस्टली एग्जाम में बेटे ऐसे न्यूमेरिकल नहीं देते जहां आपको फैक्टर करना पड़े, या फैक्टर करना पड़े तो आसानी से हो जाए, वैसे न्यूमेरिकल देंगे। सॉरी, मतलब कि अगर फैक्टर करना पड़े तो ऐसे फैक्टर दिए जाएंगे जो आसानी से हो जाए, ना कि आप परेशान हो। अगर हम मोस्टली तो फैक्टर किए हुए देते हैं। चलिए आते हैं बेटे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज, आपकी दी गई इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है बेटे, जो लास्ट के टर्म है वो ये बता रहे हैं कि d प्लस डी डैश तो एक टर्म बनेगा ही बनेगा, ये यहाँ कहीं किसी के साथ क्लब नहीं हो सकते हैं। तो ये बता रहे हैं डी प्लस डी डैश। अब मुझे यहाँ पे डी प्लस डी डैश ढूंढना है, तो यहाँ पे डी प्लस डी डैश कैसे बच सकता है, ये तो माइनस डी डी डैश है। तो मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर एक डी डी डैश ऐड कर दूं और एक डी डैश सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखते हैं रास्ता क्या नजर आता है। नजर आ गया बेटे रास्ता, आप ध्यान से देखो, रास्ता यहीं पे नजर आ गया। कैसे, चूंकि मैंने लास्ट वाले टर्म पे फोकस किया, डी प्लस डी डैश, तो यहाँ पे डी डी डैश अगर मैं जोड़ दूंगा तभी तो मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, इससे मैंने डी कॉमन लिया तो क्या आ गया, डी प्लस डी डैश। यहां से माइनस 2d डैश कॉमन लिया तो क्या मिला, डी प्लस डी डैश। और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या मिला, डी प्लस डी डैश। ये लो, हो गया काम, z इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज d प्लस डी डैश, और ये d माइनस 2d डैश प्लस 2 z इक्वल टू 0। अब देखो पिछले वाले में तो मैंने बकायदा ये येलो से लिखा था, अब थोड़ा सा और शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट कैसे करना है, अब आपके दिमाग में है। पहला फैक्टर देखो, सिर्फ पहला फैक्टर, M1 क्या हो गया, -1, A1 क्या हो गया, 0। दूसरा फैक्टर देखो, M2 क्या हो गया, +2, +2, A2 क्या हो गया, -2। चूंकि मेन वहां पे आओ ना रूल में, ये देखो ये सारे माइनस में थे ना, ठीक, और यहां पे आपका क्या आया, ये प्लस में है, तो जो प्लस में है M1d डैश, ठीक है। बस, हेंस अब आप सीधे CF लिख सकते हो। हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, पहले फैक्टर के लिए काम करो, F1 e⁻0x 1 होगा, F1 y माइनस एक्स प्लस यहां पर e⁻−2x F2 y प्लस 2x। आंसर, ठीक। अब चलिए, ये तो केस 1 के दो न्यूमेरिकल मैंने कर दिया, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 का न्यूमेरिकल देखते हैं।
सॉल्व डी प्लस 4d डैश प्लस 5 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 0। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये चीज तो बताना ही भूल गया तुम लोगों को, इक्वेशन बेटे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक जरूर करना काम करने से पहले। यहाँ पे देखो ऑर्डर, यहाँ पे देखो ऑर्डर 2, यहाँ पे देखो ऑर्डर 2, यहाँ पे देखो ऑर्डर 1, यहाँ पे ऑर्डर 1, यानी सारे ऑर्डर डिफरेंट हैं, सारे ऑर्डर सेम नहीं है, दैट इज नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे देखो टू ऑर्डर, टू ऑर्डर, टू ऑर्डर, वन ऑर्डर, वन ऑर्डर, सारे ऑर्डर सेम नहीं है, नॉन होमोजीनियस। आगे बात समझ में? चलिए, सिंपल है यार, ये तो सीधी एक लाइन का सोल्यूशन है, बस थोड़ा सा लिखने बाकी है। यहाँ पे क्या है बेटे फैक्टर, देखो क्या गिवन इक्वेशन इज d प्लस 4d डैश प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रफ को यूज कर दो। m1 क्या है, चूंकि ये दो फैक्टर है ना, m1 और m2 दोनों बराबर है -4 के, और a1 और a2 दोनों बराबर है -5 के, तो सीधा CF लिखा जाएगा। हेंस CF इक्वल टू e टू द पावर -5x f1 y -4x, ठीक है, आई बात समझ में, प्लस x e की पावर -5x f2 y -4x। अब चूंकि मैंने सॉल्व लिख दिया था तो पीआई भी लिखना पड़ेगा। नाउ पीआई इक्वल टू 0, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to CF plus PI, तो y is equal to e to the power -5x f1 y -4x plus x e to the power -5x f2 y -4x। आंसर। चलिए, ये तो केस 1 केस 2 हो गया। अब हम चलते हैं केस 3 और केस 4 की तरफ। तो सबसे पहले मैं केस 4 का एक न्यूमेरिकल लूंगा, क्योंकि केस 3 का जो न्यूमेरिकल लूंगा उसमें केस 4 भी मर्ज कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व डी डैश d प्लस 2d डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। चलिए, सॉल्व नहीं यार, सॉल्व नहीं लिखेंगे, फाइंड सी एफ ऑफ, बार बार मुझे पीआई लिखना पड़ता है सॉल्व लिखने की वजह से। फाइंड सी एफ ऑफ, अब ठीक है, सॉल्यूशन। तो चलिए इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाइए, d -0d डैश -0 पहला फैक्टर, दूसरा d डैश -0 दूसरा फैक्टर, तीसरा d प्लस 2d डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। अब यहां पर बेटे ये फैक्टर तो देखो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे m1 और m2 तो मिल जाएगा, लेकिन ये अलग रूल है, ये देखो ये अलग रूल हो गया। ये देखो ये अलग रूल है बेटे, जहां पर रूल 4 डी गायब, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए हमें CF अलग से लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हम अलग अलग लिखेंगे, MD डैश -A। तो आप लिखो, हाँ, नाउ part of CF for factor d dash -0 is। अब यहां पर रूल में m की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा रूल क्या था, देखो दिखा देता हूं आपको, e टू द पावर a अपॉन my f ऑफ mx, ठीक। तो a की वैल्यू 0 आप देखते हैं, e टू द पावर a अपॉन my f ऑफ, मैं लिख के दे रहा हूं, CF हमारा क्या था, e टू द पावर a अपॉन my f ऑफ mx। बस बेटे, तो ये हो गया इस a 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर 0y f ऑफ x।
आ गया समझ में? ठीक। अब यहां पे नंबरिंग बाद में कर देंगे। f1x यानी डेट इज f1x। अब चूंकि पार्ट लिखना है तो बार बार पार्ट ही लिखते चले। नाउ पार्ट ऑफ मैं अलग अलग फैक्टर के लिए बनाता चलूंगा। अब दूसरे फैक्टर को ले लो d माइनस जीरो डी डैश माइनस जीरो इज, यहां पर क्या है, दूसरे के लिए m की वैल्यू कितनी है बेटे? अब ये तो केस वन है, m0 a0, तो ये तो केस वन हो गया। तो केस वन में क्या होता था, e की पावर mx, सॉरी ax, f ऑफ y प्लस mx। अब इसको f2 कर दो, दैट इज f2y। इस फैक्टर का काम हो गया। अब तीसरे फैक्टर पे आ जाओ। नाउ पार्ट ऑफ CF फॉर फैक्टर d प्लस टू डी डैश प्लस वन इज, यहां पर m की वैल्यू कितनी है, -2, a की वैल्यू कितनी है, -1, और m की वैल्यू -2। ठीक। e टू दी पावर -x f3 y -2x। अब ये जितने CF हैं तुम्हारे, तीनों तीनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, f1 f2 ये। अब तीनों को आपको ऐड कर देना। आगे बात समझ में? हेंस CF इक्वल टू, तो ये रूल 4 से हो गया, ये हो गया आपका रूल 4 से, और ये रूल 1 से, और ये भी रूल 1 से। तो CF इक्वल टू f1x प्लस f2y प्लस e टू द पावर -x f3y -1x। क्लियर? अब आते हैं केस 3 पे। इसका न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कि अगर डी के साथ कुछ दिया गया है तो क्या करना है, लिखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व, बना लेते हैं न्यूमेरिकल एक, 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश z इक्वल टू 0। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल है अपना। तो चलिए बेटे, सॉल्यूशन लिया मैंने। गिवन इक्वेशन इज, बेटा एक चीज मैं जानबूझ के ले रहा हूं, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ डी डैश वाले का एक बार और कराना चाहता हूं तुमको। गिवन इक्वेशन इज, डी डैश कॉमन ले लो, तो 2d प्लस डी डैश -3 z इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म अलग है। ये किस फॉर्म में है, पहला वाला फॉर्म में है एम डी डैश माइनस ए वाले फॉर्म में है, और दूसरा किस फॉर्म में है, एल्फा डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में है। तो बस आपको दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो अब आप लिखोगे पार्ट ऑफ सी एफ फॉर फैक्टर डी डैश, फॉर फैक्टर डी डैश इज, अभी अभी किया था ना बेटे, e टू दी पावर a अपॉन, यहां पर m की वैल्यू कितनी है, 1। देखो ना, हमारा डी डैश दिया है ना बेटे, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1, और a की वैल्यू हो गई 0। तो 0/1 f ऑफ क्या था, mx। ठीक। पार्ट ऑफ CF ऑफ, ऑफ नहीं होगा बेटे, फॉर, गलत लिख दिया था, फॉर फैक्टर 2d प्लस डी डैश -3 इज, इसका क्या होता था बेटे, e टू द पावर a अपॉन अल्फा x f ऑफ अल्फा y प्लस mx, यही होता था ना। तो यहां पे हो जाएगा e टू द पावर a कितना है, 3 अपॉन 2x, 3/2x f ऑफ अल्फा वाई 2y माइनस एक्स। क्योंकि यहां पर इससे कंपेयर करो बेटा, इसको कंपेयर करो, ये इसको इससे, अल्फा 2 m-1 और a 1 a 3। ठीक।
a3 e to the power 3 upon 2x f of, अब एक को f1 कर दो, एक को f2 कर दो, hence cf equal to f1x plus e to the power 3 upon 2x f2 2y minus x। लास्ट बेटे, अब अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब बताओ इसके फैक्टर होंगे क्या? होने ही नहीं है यार, एक डी स्क्वायर, एक डी डैश स्क्वायर, एक माइनस पी स्क्वायर। सोल्यूशन, हालांकि जब कभी बहुत ज्यादा फंस जाओ, एक ट्रिक बता दूं, अगर फैक्टर करने में फंस जाओ तो तुम अपनी तरफ से लिख देना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, लिखिए, आपको एक लाइन लिखनी होगी यहां पर, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैन नॉट बी resolved into linear factors in d and d dash। So let z equal to e to the power hx plus ky। ठीक है, आपने इसको लेट कर लिया। सो दिस इंप्लाइज, या इसको डाल दो, और यार मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, चलो अब यहीं पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर e to the power hx plus ky is equals to 0। So this implies d square e to the power hx plus ky plus d dash square e to the power hx plus ky minus p square e to the power hx plus ky। और एक चीज मिस कर दी मैंने, ए भी लिखना होता है ना, ए यहीं पे लिख दो, ए की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और ए सबसे बाहर रहेगा, कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ए e टू द पावर hx प्लस ky तो सब में आएगा डिफरेंशिएट करने पे। अब इसको तुम e को तो 10 बार डिफरेंशिएट करो, यही मिलेगा जो ऊपर है, बस फर्क इतना है कि जैसे ऊपर hx प्लस ky है, तो जब पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक h बाहर मिलेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो h स्क्वायर मिलेगा। अब ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहली बार k बाहर मिलेगा, दोबारा करोगे तो k स्क्वायर बाहर मिलेगा, माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि बेटे यहाँ पे 3 टर्म है, 3 में से कौन 0 हो सकता है? a 0 होगा तो तुम्हारा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, e टू द पावर hx प्लस ky 0 होगा तो भी सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो 0 होने के लिए कौन बचा? ये, यानी h और k का रिलेशन देने के लिए आप लिख सकते हो a एंड e टू द पावर hx प्लस ky कैन नॉट बी 0, क्योंकि सोल्यूशन का पार्ट है ना, कैन नॉट बी 0, हेंस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, आ गई बात समझ में? बस अब आपको लिख देना है, हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू समेशन a e टू द पावर hx plus ky where h square plus k square minus p square is equal to 0। आंसर आगे बात समझ में बेटे, बस यही आंसर है आपका। चलिए अब आपको डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।